उर्दू नावल सदाए दिल। राइटर जोनिया सलेह। हमेशा की तरह इसकी आंख फजर के वक्त ही खुली थी। वो जल्दी से उठती नमाज की तैयारी करने लगी। ये इसकी आदत ही थी कि फजर के वक्त उसकी आंख खुल जाती थी हमेशा की तरह। नमाज से फारिग होते ही कुछ देर कुरान की तलावत के बाद वो अपने कमरे की खिड़की में आ खड़ी हुई। अभी पूरी तरह से सुबह का उजाला नहीं फैला था। हवा में खुनकी थी जो इसके चेहरे पर पड़ती बहुत भली महसूस हो रही थी। फजर के बाद का ये वक्त इसे बहुत पसंद था। चारों ओर नजरें दौड़ाती वो सामने देखकर चौंकी। इसके घर के सामने ही बने इस बड़े से बंगले के आगे इस वक्त एक कार और एक जीप खड़ी थी और एक बड़ा सा ट्रक भी, जिसमें से कुछ मर्द सामान निकालकर अंदर ले जा रहे थे। पास ही दो मर्द जो हुलिये से काफी अमीर और अच्छे घर के लग रहे थे, इनको हिदायत भी दे रहे थे। लगता है नए लोग शिफ्ट हुए हैं, वो अंदाजा लगाती खुद से हम कलाम थी, जब अचानक इन दो मर्दों में से एक की, जो लेदर की ब्लैक जैकेट और जीन्स पहने हुए था, यहाँ वहाँ देखते गैर इरादतन इसकी खिड़की और इस पर नजर पड़ी तो एक सेकंड की हैरानगी के बाद नागवारी ने जगह ली, तो वो फौरन से शर्मिंदा होती पीछे हो गई। हाय, क्या सोचता होगा मेरे बारे में कि कैसी लड़की है, आंखें फाड़े देख रही है। अपने सर पर थप्पड़ मारती वो बिला इरादा एक बार फिर आगे हुई तो अब इन दोनों में से कोई नहीं था वहां। लगता है अंदर चले गए। खुद को एक बार फिर कोसती वो अपने कमरे से बाहर निकली। अब इसकी माँ इसको पुकार रही थी। यार, सारी शिफ्टिंग हो चुकी है, कोई चीज रह तो नहीं गई? और अगर रह भी गई है तो देख लें। मैं चलता हूँ, अब काफी देर हो गई है। मेरी बीवी मुझ पे शक करेगी। इससे पहले निकलता हूँ। सैफ, जो इसके साथ ही अंदर दाखिल हुआ था, इससे बोला। अरे कुछ देर रुक तो सही, मेरी वजह से सुबह सुबह से भागा आया है और अब बगैर नाश्ता किए जा रहा है। रुक तो, मैं बस अभी नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहेगी भाभी। वो फौरन से इसकी गर्दन अपने शिकंजे में लेता हुआ बोला, मानो कहीं भाग ही ना जाए। तो सैफ लाचार सी शक्ल बनाकर इल्तिजा करने लगा। फिर कभी सही, मैं कल आऊंगा ना यार, वो मिन्नत करते हुए बोला। तो सफीर इस पर तरस खाता खफकी से पीछे हटा। तुम्हें ना मैं कल आकर मनाऊंगा, फिलहाल तो मैं चलता हूँ। तुझे मनाने बैठा तो घर वाली से जाऊंगा। वो जल्दी से इसके गाल पर बोसा देता हुआ भागा कि सफीर को इस चीज से चिढ़ थी, और वही हुआ। वो इसे पकड़ने को आगे बढ़ा, लेकिन वो वहां से पहले ही निकल चुका था। तो वो भी मुस्कुराकर सर झटकता अपने बेडरूम में चला गया। अभी इसे अपना रूम भी सेट करना था। वो सीढ़ियों से उतरती लाउंज में आई तो देखा कि अम्मा तस्बीह करते हुए अंदर आ रही थी। वो सुबह नमाज के बाद पोर्च के साथ बनाए गए छोटे से लॉन में चहलकदमी करने की आदी थीं, इसलिए वहीं से अंदर आ रही थीं। अम्मी, फाइक उठ गया? किचन का रुख करती इनसे मुखातिब थी। हाँ, तुम्हें तो पता है वो सुबह की नमाज किसी हाल में नहीं छोड़ता। आता ही होगा। तुम इसके लिए जूस बना लो, नहीं तो आते ही शोर मचाना शुरू कर देगा। जी बस वही बना रही हूँ, वो बोलते हुए किचन की तरफ चल दी। अपी, अपी, जल्दी करें, मेरा जूस दें, मुझे तैयार भी होना है। आप तो छुट्टी पर हैं, मुझे देर हो रही है कॉलेज से। वो अम्मी की तवक्को के मुताबिक आते ही जल्दी जल्दी का शोर मचाना शुरू हो गया। बन गया है मेरे भाई, कभी तो सुकून से सांस ले लिया करो। पता है वक्त से पहले तैयार हो जाते हो, फिर भी बस शोर करना तुम छोटे बच्चों की तरह। वो आंखें घुमाकर बोली। हाँ, तो मेरी वजह से तो सुबह सुबह इस घर में रौनक होती है, वो नाक छिड़ाकर बोला। बिल्कुल ठीक कहा मेरे भाई, वो मोहब्बत से अपने छोटे भाई का माथा चूमते हुए बोली। तो वो खुशी और जोश से इसके साथ लग गया, जिसकी जहानत से चमकती आंखें किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकती थीं। मिसेस मिर्जा इन दोनों की मोहब्बत के मुजाहरे पर मुस्कुराकर रह गई। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे मार्केट तक जाना है, तुम्हें भी कॉलेज छोड़ दूंगी। वो अस्बात में सर हिलाता अपना जूस खत्म करता तैयार होने चल दिया। फाइक सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और इसके आखिरी साल में था। रीबा फाइक के आने से पहले ही कार बाहर निकाल चुकी थी और इसका इंतजार कर रही थी कि सामने वही आदमी घर से निकलता नजर आया तो फौरन इसे कार से निकलती अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर इसके सामने जा खड़ी हुई। सफ़ीर को अपने ऑफिस के लिए देर हो रही थी, तभी उजलत भरे अंदाज में वो अपनी जीप के पास आया कि वही सुबह खिड़की वाली लड़की इसके सामने आ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैंने आपको परेशान किया। मैं बस पूछना चाह रही थी कि आप यहाँ आज ही शिफ्ट हुए हैं क्या? वो आज सुबह ही मेरी नज़र आप लोगों पर।
अपनी तरफ से इसका शक दूर करने की कोशिश की, कहीं ऐसी वैसी लड़की ना समझे। जी हाँ, मुख्तसर सा ठंडे ठार लहजे में संजीदगी से जवाब देता वो बगैर कोई दूसरी निगाह इस पर डाले अपनी जीप में बैठता वहां से निकल गया। रीबा हक्का बक्का रह गई इसके एटीट्यूड पर। कितना सड़ू किस्म का बंदा है। अगर मैंने पूछ ही लिया तो क्या हुआ, हमसाए समझ कर ही पूछा था ना। वो बुरे बुरे मुंह बनाती अपनी कार में आकर बैठ गई और फाइक के आते ही वो भी वहां से निकल गई। सफ़ीर पुत्र, तू मुझे यहाँ क्यों ले आया है? खुद तो ऑफिस चला जाता है और मैं यहाँ इस घर में अकेली रहूंगी क्या? हाँ। सफ़ेद काटन के कुर्ते सूट में सर पर हल्के आसमानी रंग की शाल लिए वो सुर्खो सफ़ेद औरत लगभग 60 साल की थी, जो इस वक्त मुंह फुलाए इससे शिकवे करने में लगी थी। वो बेबे को आज ऑफिस से वापसी दोपहर में ही ले आया था और फिर वापसी किसी काम से निकल गया था। अब शाम के 8 बज रहे थे। जब आया तो हाथों में काफ़ी सामान था जो शायद खाने का था। अरे बेबे, क्या हुआ है यार? मैं यहाँ अकेले नहीं रहना चाहता और आपके बगैर मेरा गुजारा नहीं, इसलिए वापस जाने के बारे में तो भूल जाएं। वो सामान किचन में ले जाते साथ इनसे बोला तो वो सर पकड़कर बैठ गई। लो, सुन लो, ये क्या बात हुई देखो। वहां सब मेरे वाकिफकार हैं, 25 सालों से मैं वहां रहती थी, दिल भी लगा रहता था मुझ बुढ़िया का। अब तू मुझे उठा के ले आया यहाँ इस वीराने में। कौन सी दुश्मनी निकाली है बेसफीर? वो रुहासी होते हुए बोली तो सफीर को न चाहते हुए भी हंसी आ गई इनका धड़का सुनकर। अरे बेबे, कहाँ से आपको ये वीरान लगता है? आसपास इतने घर हैं, लोग रहते हैं, आपकी यहाँ भी सबसे वाकफियत हो जाएगी। वो इनके सारे एतराज रद्द करता हुआ बोला तो वो मुंह फुलाकर बैठ गई। मतलब अब तो पक्का ये इनको यहाँ से नहीं जाने देने वाला। और आप जानती हैं बेबे, मैं अब इस घर में मरकर भी नहीं जाऊंगा। वो संजीदगी से बोलता इनको अपने हाथ से चावल खिलाने लगा तो वो भी इसके मूड को देखती बात बदल गई। अच्छा ये बताओ, यहाँ के लोग कैसे हैं? अब मैं इस घर में सारा दिन बंद भी तो नहीं रह सकती और ना ही मेरा दिल लगता है अकेले। वो उदासी से बोली तो इसको वो अचानक सुबह वाली लड़की याद आई जो बगैर जान पहचान के एक गैर मर्द के पास ऐसे आई जैसे बहुत बड़ी वाकफियत हो। तो वो सर झटक कर रह गया। लड़कियों के नज़दीक होने से इसको सख्त नफरत थी और इसके पीछे भी एक वजह थी। बेबे, यहाँ के लोग बहुत आज़ाद ख्याल हैं। अब आप आगे खुद ही पता कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी दिन ही कितने हुए हैं मुझे आए हुए। अच्छा चल ठीक है, मैं देख लूंगी। और अब मैं खा चुकी खाना, आराम करूंगी। तुम चाय भिजवा देना मेरे कमरे में। तो वो सर हिलाकर किचन में आया और फैजू को चाय का बोलकर खुद भी अपने रूम में चला आया। आज इसका इरादा पौधों की काट छांट का था, इसलिए वो अब काफी देर से इसी में लगी थी कि शाम के 4 बज चुके थे। वो अपना काम मुकम्मल करती उठकर अपना हाथ मुंह धोने चल दी कि अब इसका वक्त पार्क में चहलकदमी करने का था। कुछ ही देर में वो गेट से बाहर निकली। रुख नज़दीक ही बने पार्क की जानिब था, लेकिन आज इसी घर के सामने एक क्यूट सी बुजुर्ग औरत को गेट से बाहर निकलते देखा तो वो ना चाहते हुए भी इनकी तरफ चली आई, अपनी नरम और घुल मिल जाने वाली आदत की वजह से। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं? इनकी तरफ इश्तियाक से देखती हुई वो बोली। वालेकुम सलाम। वो हैरान होती इससे बोली। जो जीन्स के साथ शॉर्ट फ्रॉक पहने, बालों की पोनी टेल बनाए, वो नाजुक सी साफ शफाफ रंगत की खूबसूरत लड़की इनको 20 साल के लगभग लगी। लेकिन फिर एक जवान लड़की को यूं खुद से मुखातिब होता देख के, जो आजकल के ज़माने में बहुत कम लड़कियां होती थीं, इससे तीखे लहजे में बोली, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? वो आंखों को सुकेड़े इससे बोली, आखिर थी तो वो भी सफ़ीर की बेबे। मैं वो ये सामने घर में रहती हूँ माँ जी। वो गड़बड़ा कर इनको वजाहत देती बोली। ओह, तो तुम ये सामने बने घर में रहती हो? अच्छा, मैं यहाँ नई शिफ्ट हुई हूँ तो सोचा थोड़ी जान पहचान बढ़ा लूँ, सुबह से घर बैठी बोर हो रही थी। वो मासूमियत से बोली तो रीबा को वो मजीद क्यूट लगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा जी, आ जाए मेरे घर। वो इनका हाथ थामती इनको साथ लिए अपने घर में आ गई। वो भी खुशी खुशी चल पड़ी और रीबा को हंसी तो आई कि अभी लड़ाका औरत की तरह कैसे सवाल कर रही थी। रीबा को घर में किसी बुजुर्ग औरत के साथ दाखिल होता देखकर मिर्जा बेगम हैरान हुई। अम्मी, मैंने आपको बताया था ना सामने घर में लोग शिफ्ट हुए हैं। ये अम्मा जी वहीं रहती हैं, बाहर निकली थी कि किसी से जान पहचान बढ़ाने के लिए, तो मैं अपने साथ ले आई। और माँ जी, ये मेरी अम्मी है, मिसेस मिर्जा।
वो इन दोनों को बैक वक्त मुखातिब करती बोली और लान में रखी 4 कुर्सियों में से एक पर इनको बिठाती बोली। तो वो सर हिलाती इनके पास बैठी, जबकि रीबा खुद किचन की तरफ चल पड़ी इनके लिए कुछ लाने को। कुछ देर बाद जब वो चाय के लवाजमात उठाए लान में आई, तो वो दोनों खवातीन जोरों शोर से बातें करने में मसरूफ थीं, जैसे पता नहीं कितनी जान पहचान हो इनकी। अरे बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? वो रीबा को देखकर मिर्जा बेगम से बोली। अम्मा जी, मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक ये रीबा और दूसरा मेरा बेटा फाइक, जो इस वक्त ट्यूशन पढ़ने गया हुआ है। अच्छा अच्छा, वैसे मिर्जे, ये तेरी बेटी नहीं पढ़ती क्या? हैं? मिर्जे? रीबा अपनी अम्मा को मिर्जे बोले जाने पर पहले हैरान हुई, फिर एकदम से हंसी तो हंसती गई। अम्मा जी, मेरा नाम जन्नत है, जन्नत मिर्ज़ा। मिर्जे नहीं, मेरे शोहर का नाम मिर्ज़ा है। मिसेस मिर्ज़ा बेगम रोहासी होती हुई इनसे बोली। लो, तो फिर क्या हुआ अगर मैंने मिर्जे ही बोल दिया तो? वो बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोली। जी अम्मा जी, जो आपको ठीक लगे बोल लीजिएगा। मिर्ज़ा बेगम गहरा सांस भरकर बोली। रीबा दिलचस्पी से इनकी गुफ्तगू सुनती मज़े ले रही थी। इसको ये माँ जी बहुत अच्छी लगी थी। शाम के 7 बज चुके थे जब सफ़ीर घर में दाखिल हुआ और अपनी बेबे को ढूंढता वो इनके कमरे में आया, लेकिन इनको बेबे कहीं नजर ना आई, तो वो फैजू से पूछने चल पड़ा। फैजू, बेबे नजर नहीं आ रही, कहाँ हैं? साहब जी शाम को बाहर निकली थी, कह रही थी कि सामने पड़ोसियों के घर जा रही हूँ, बस इतना ही बताया उन्होंने, अभी तक वहीं से नहीं आई। वो किचन में रात के खाने की तैयारी कर रहा था, फौरन से सब छोड़ता इसके पास आया। क्या? अभी तक नहीं आई वहां से? वो जितना हैरान होता कम था। फैजू, किसी दिन तुमने मुझसे बहुत मार खानी है। बेबे अभी तक नहीं आई वहां से, तो तुम ही पूछ आते। तुम्हें मैं किस लिए अपने घर में लाया हूं? वो इस पर बुरी तरह बरहम होता हुआ बोला। फिर घर से निकला ताकि वहां जाकर बेबे को ला सके। अच्छा दादो, फिर क्या हुआ? फाइक इश्तियाक से पूछता मुकम्मल इनकी तरफ मुतवज्जे था। रीबा भी इर्द गिर्द कुशन बिखेरे इन पर लेटी ध्यान से इनकी बातें सुन रही थी। और अम्मा जी को और क्या चाहिए था? मुकम्मल तवज्जो और इतनी अहमियत मिलने पर वो खुश होती थीं। वो जोशो खरोश से अपना कोई किस्सा सुनाने में लगी हुई थी। अरे फिर क्या होना, मैंने भी एक दो सुना डाली इस मीसनी को, इसे भी तो पता चलना चाहिए था ना। सकीना रहमान भी किसी से कम नहीं। वो इतरा कर बोली, तो फाइक और रीबा मुस्कुरा दिए। दरवाजे की बेल बजने पर मिसेस मिर्जा बेगम बाहर निकली, तो दरवाजे पर कोई 28 साल के लगभग नौजवान को खड़ा देखकर हैरान हुई। जी बेटा, किससे मिलना है आपको? इनके सामने आ जाने से एक बार तो वो झिझक गया। वो आंटी, मेरी बेबे यहाँ आई हैं क्या? बेबे? कौन बेबे बेटा? मेरा मतलब दादी, मेरी दादी, क्या वो यहाँ आई हैं? ओह अच्छा अच्छा, अम्मा सकीना जी की बात कर रहे हो? हाँ वो अंदर ही हैं, आओ ना बेटा, अंदर आओ। मुझे मालूम नहीं था कि वो तुम्हारी दादी हैं, वो माजरत करती बोली। अरे नहीं नहीं आंटी जी, बस मैं यहीं ठीक हूँ, आप प्लीज़ इनको बुला दें, उन्होंने अपनी मेडिसिन भी लेनी है, वक्त बहुत हो चुका है। वो संजीदगी से बोला तो मिसेस मिर्जा भी बगैर इसको फोर्स किए अंदर चल दी। अम्मा जी, बाहर आपका पोता आया है। वो जो इनसे बातों में मसरूफ थीं, इनकी बात सुनते ही धक से रह गईं। अरे मर गए भाई, मैं तो गई। वो फौरन से जल्दी जल्दी का शोर मचाते उठी। फिर इनसे उठा ना गया तो फाइक और रीबा ने जल्दी से पास आकर इनको हाथों से पकड़कर उठाया। क्या हुआ दादो? आप तो यूं डर गई जैसे छोटी बच्ची अपनी अम्मी के आने से डर जाती है, फाइक हंसते हुए बोला। अरे तुम्हें क्या पता, वो मेरी माँ से कम भी नहीं, मेरी माँ ही बना रहता है। जरा जो इधर उधर हो जाओ। वो गेट से बाहर निकली तो सफ़ीर इनको खफकी से घूरने लगा और बगैर कुछ बोले, किसी से भी कोई बात किए, इन्हें अपने बाजू के हल्के में लेकर चल दिया। फाइक और रीबा को इसका इन दोनों को इग्नोर किया जाना बुरा तो लगा, और मिसेस मिर्जा को भी, लेकिन वो क्या कर सकते थे। तभी चुपचाप अंदर आ गए। घर में दाखिल होते सफ़ीर इनसे कुछ ना बोला। फैजू के खाना टेबल पर लगाने तक भी वो कुछ ना बोला और चुपचाप खाना खाने लगा। वो इसको चुपचाप खाना खाते हुए देख रही थी। खाना क्यों नहीं खा रही? वो मैं पहले ही खा चुकी हूँ। सच में इस फैजू के फीके खाने मुझसे नहीं खाए जाते। वैसे क्या खाना बनाती है वो रीबा, कि बंदा बस उंगलियां चाटता रह जाए, वो मज़े से बोली। वो अपना नवाला मुंह में डाले शौक से मुंह खोले इन्हें देख रहा था।
दिल में ख्याल आया कि मेरी नाराज़गी की वजह से नहीं खा रही, तो दिल थोड़ा खुश हुआ कि मेरी नाराज़गी की फिक्र है। लेकिन इनका जवाब सुनते ही सारी खुशफहमी हवा बनकर उड़ गई। क्या मतलब, फैजू फीके खाने बनाता है? वो बरहम हुआ। वो सारे फीके खाने मैं ही इसको कहता हूँ, और देखें, वही सब मैं भी खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने आपको परहेजी खाना खाने का कहा है, और आपने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया है। अभी कुछ दिन पहले आपकी तबीयत बहुत मुश्किल से संभली थी। वो अपना खाना वहीं छोड़ता कमरे में चला गया, तो वो इसे बुलाती रह गई। अब क्या करूं, ये तो नाराज हो गया। अब बदले में मुझे कहीं जाने भी नहीं देगा। वो मुंह बुसरते बोली। बस जेलस होता रहता है। मेरी बेबे बस मेरे तक महदूद रहे और किसी तक ना हो बस। वो ताज्जुब से सर हिलाकर रह गई। कितना बदलिहाज बेटा है इनका, और वो खुद इतनी स्वीट है ना। और बेटा, हूँ। फाइक, बस भी कर दो अब। कब से कोसने दे रहे हो इसे, जैसे तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त हो। रीबा इसके बार बार एक ही बात दोहराने पर तंग आकर बोली। अपी, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, तो क्या करूं? देखा नहीं कैसे दादो को घूर रहा था। मुझे तो लगता है जरूर इनका रवैया भी दादो के साथ ठीक नहीं होगा। क्या हम इन्हें अपने पास ले आए अपी? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया फाइक। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम इन्हें कैसे ले आए? इनका अपना घर है। रीबा इसे डपटते हुए बोली, तो वो खफकी से वहां से उठकर चला गया। लो, अब इसका मुंह बना रहेगा पूरा हफ्ता। तुम्हें तो पता है, इसे आज तक ऐसी उनसियत किसी से भी नहीं हुई। तुम्हारी अपनी दादी से कभी ऐसा रिश्ता नहीं बन सका, ना वो बना सकी। और नानों को तो तुम लोगों ने देखा ही नहीं। तो ऐसे में कुछ लोग होते हैं जिनसे उनसियत हो जाती है। फाइक के भी वही एहसासात हैं। इसने कभी ये रिश्ते नहीं देखे और ना इन्हें महसूस किया है कभी, इसलिए वो ये ज्यादा महसूस कर रहा है। तुम अब इसे डांटने की बजाय इसे समझाना, वो समझ जाएगा। जन्नत बेगम इससे बोलती अपने कमरे में चली गई। रीबा इनकी बात सुनती गुमसुम होकर रह गई। माजी की बेरहम यादें ताज़ा हुईं तो आंखें खुद ब खुद नम होती गईं। इसे मालूम था इसकी माँ भी अब कमरे में अकेली बैठी इन सब से छुप कर अपना गम गलत कर रही होंगी, और वो इन्हें कुछ कह भी नहीं सकती थी। फैजू, सफ़ीर चला गया अपने काम पर? नहीं बेबे, वो अपने कमरे में है, अभी तक नीचे नहीं आए। हाय अल्लाह, ये अभी तक मुंह बनाकर कमरे में बंद है। वो अपना माथा पीट कर रह गई। वे सफ़ीर, बाहर निकल। क्या बच्चों की तरह नाराज होकर बैठा है? अब इस उम्र में तू मुझसे क्या चाहता है? मैं तेरे पीछे पीछे भागूं? वे मेरी उम्र का लिहाज ही कर ले कुछ। वो इसके कमरे के सामने हाँफती हुई आते बोली। सीढ़ियां चढ़कर इनका सांस फूल चुका था। वो इनकी आवाज़ सुनता फौरन से बाहर आया। क्या बेबे, आप क्यों ऊपर आई? अब देखें क्या हालत हो रही है। वो इन्हें अपने कमरे में लाता बेड पर बिठाकर खपकी से बोला। तो और क्या करूं अब? तू मुंह बनाकर बैठा अपने कमरे में कल से बंद है, ना ही नाश्ते के लिए आया नीचे। वो इसे घूर कर बोली। अरे आज इतवार है बेबे, मेरा इरादा लेट नाश्ते का था। वो आज सैफ ने आना था, बस इसी का इंतजार कर रहा था। इसी के साथ खाना खाऊंगा। अच्छा चल, फिर मैं भी तभी खा लूंगी। क्या मतलब, अभी तक आपने नाश्ता नहीं किया? कहा तेरा इंतजार कर रही थी, वो इसे जताते हुए बोली। तो वो ताज्जुब से सर हिलाकर रह गया। बेबे, आपका कुछ नहीं हो सकता। चलें नाश्ता करें, फिर दवाई भी लेनी है आपको। ले लूंगी वो भी, अब वक्त ही क्या रह गया है। मैं भी तुम लोगों के साथ करूंगी। फिलहाल तो चलो तैयारी करो, सैफ बेटा आता ही होगा। जी वो तो ठीक है, मगर आपको शायद कोई बात करनी थी, वो इन्हें जताते हुए बोला। कौन सी बात? मुझे तो कुछ याद नहीं। क्या बात करनी थी तूने? वो जानकर भी अनजान बन गई कि कल रात की बात को छेड़कर मतलब अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। इसलिए वो बात को टाल गई, नहीं तो वो इनका वहां जाना भी बंद कर देता। लोग अपनी गर्लफ्रेंड और बीवी के मामले में जेलसी दिखाते हैं, और ये मुझ बुढ़िया को लेकर जेलस होता है। वो ये सोचकर ही कुड़ गई। दुनिया से अनोखा इनका पोता था। बेबे, अभी वो बात करता कि फैजू ने इसे सैफ के आने की इत्तला दी, तो फिर वो बात करने का सोचता इन्हें लेकर कमरे से निकला। शाम के 6 बज रहे थे। इस वक्त सफ़ीर ज़रूरी काम से सैफ के साथ ही निकला था। सैफ के साथ काफ़ी देर तक यहाँ रहने पर और कुछ आज सफ़ीर के घर होने पर इनको भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका था।
तभी वो इस वक्त बोर होती टीवी पर कोई ड्रामा देख रही थी। दरवाजे की बेल बजने पर फैजू भागकर दरवाज़ा खोलने गया। वो भी तजस्सुस में इसके पीछे आई। सफ़ीर तो नहीं हो सकता था, क्योंकि वो अपने पास घर की चाबी रखता था और इसे गए हुए अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। कौन है फैजू? हम हैं दादो। फाइक और रिबा दोनों एक साथ चहकते हुए बोले। इनकी आवाज़ सुनकर वो खुशी और जोश से इनके पास गईं। अच्छा किया तुम दोनों यहाँ आ गए, नहीं तो मैं बहुत बोर हो रही थी। तो आप हमारे पास क्यों नहीं आई? तो आप हमारे पास क्यों नहीं आई दादो? आपने कहा था आप आएंगी। मैं तो कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। फिर ही अब जाकर अपी और मैंने खुद आपके पास आने का फैसला किया। फाइक इनके पास बैठते हुए जोश से बताने लगा, तो वो भी इतनी अहमियत पर जी जान से खुश हुई। क्या तुम लोग सचमुच मुझे याद कर रहे थे? तो और क्या, हम तो कल आपके जाने के बाद से ही इतना मिस करने लगे आपको। रीबा भी सोफे पर बैठती, दोनों पांव सोफे पर रखती, पास पड़े कुशन को अपनी गोद में रखती हुई बोली। अरे क्या बताऊं, बस वो सफ़ीर का दोस्त आ गया था आज, तो बस इसी वजह से नहीं निकल सकी मैं। वो मुंह के जाविये बिगाड़ती बोली। खैर, तुम लोग बताओ क्या खाना पसंद करोगे? नहीं दादो, हम लोग खाना खा चुके हैं, बस आपसे मिलने आए थे। फाइक इनका हाथ पकड़ता मुस्कुरा कर बोला। लो भला, ये क्या बात हुई? अब तुम लोग पहली बार आए हो और कुछ खाओगे भी नहीं? रुको ज़रा, ऐसे तो नहीं मैं जाने दूंगी। वो इनसे खफकी से बोलती फैजू को पुकारने लगी और इसे इनके लिए कुछ खिलाने को कहा।